Class 11 we'll start with the new topic, that is quantum numbers, and it is one of the important topic. Actually what happens, Schrödinger's wave equations provide us three numbers, right? So if you remember the Schrödinger's wave equation, so this was the Schrödinger's wave equation, and this equation, in this E was the total energy of the system, V was potential energy of the system, M was the mass of electron, H was your Planck's constant, and this is read as del. So it was a del and it was square of del. It is an operator. It was an operator, and the point was that it also contains this thing. This is a mathematically function, and it is known as a wave function. So this was the, you can say, different the equation is given by Schrödinger's, and it contains different values, है ना. तो ये वेव फंक्शन, ये काफ़ी पॉइंट था कि इसमें तुम काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे. वेव फंक्शंस you can see, you can also calculate the energy of the system, total energy of the system, potential energy of the system, mass of the electron. हमारे में derivation और numerical इसका नहीं है, ठीक है. तो this was the concept which Schrödinger gives us. Schrödinger की wave equation इसीलिए important थी क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज़ नाउ इट इज़ नॉट ऑर्बिट, इट इज़ ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी हमें एक रीजन पता चला, वो स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन के थ्रू ही पता चला. और ये इक्वेशन हमें हेल्प करती है कि सर्टेन नंबर, जैसे क्वांटम नंबर्स को इंडिकेट करने में भी इम्पॉर्टेंट है ये. प्लस इसमें आपको वैल्यूज़ ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज़ ऑफ ई निकल सकता है ना, जो टोटल एनर्जी है. तो ये सब बेनिफिट होता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन जो थी वो आपको कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करती थी, जैसे एनर्जी आपने देखा, ठीक है, साइज़ देख लिया, शेप हो गया, साथ में ओरिएंटेशंस हो गए, है ना, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटम. तो ये थोड़ा सा स्क्रॉडिंगर्स की कह सकते हो प्लस पॉइंट था कि इतनी सारी चीज़ें वो बताता था आपको ये इक्वेशन, ठीक है. अब यहाँ पे एक नंबर डिज़ाइन करा गया जो कि ये सब चीज़ें बता रही थी, और उसी नंबर को आपने क्या कह दिया, क्वांटम नंबर, ठीक है. और ये क्वांटम नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वांटम नंबर बेसिकली दीज नंबर्स आर नोन एज क्वांटम नंबर्स एंड आर यूज टू डेजिनेटेड और डिस्टिंग्विश एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल्स से आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कैसे आपने डिज़ाइन करा या डेजिनेटेड उनको दिया रखा है, ये आपको क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स में बेसिकली आपके पास कुछ क्वांटम नंबर्स आए और हम इन सब के बारे में बात करेंगे. 4 क्वांटम नंबर्स हमने सेट देखा, ठीक है. तो ये 4 क्वांटम नंबर्स थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीम्यूथल जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, एंड लास्ट वॉज द स्पिन क्वांटम नंबर. सो दीज नंबर्स वर ऑब्टेन. हाँ, एक्चुअली अब जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स जैसे हम पहले सीखते थे, दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स, है ना, अर्ली स्टेज में. लेकिन अब वो चीज़ नहीं है. अब जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे यहाँ एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पहले पुराने टाइम में, पर अब जो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन योर ऑर्बिटल्स, ठीक है. ये हम ये चीज़ जानते हैं कि ऑर्बिटल्स में अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ना कि ऑर्बिट्स में. और क्या होता है ना, हर पर्टिकुलर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप हैं, जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर एटम है और उसमें ये आपका ऑर्बिट है और यहीं कहीं आपका इधर कहीं ऑर्बिटल है, जहाँ एक्चुअल पोजीशन होगी, जहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है. तो जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हैं. अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में जो ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, 3 वैल्यूज़ क्वांटम नंबर की सेम हो सकती है, पर एक क्वांटम नंबर फ़र्क होगा. जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपने लिया रखा है, ये इसको हम एटॉमिक, और क्योंकि एटम का है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है. तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, इट कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब दी सेट्स ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स. ये जो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिलेट करते हैं, एजीम्यूथल को एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से. तो ये 3 वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है,
उसके लिए सेम हो सकती है। लेकिन जो थर्ड आपका जो लास्ट वाला क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कम्प्लीटली बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री सेट्स ऑफ three quantum numbers n, l, m, but you have to keep it in mind that two particular electrons cannot have the all four quantum numbers same. So if you are talking about these two electrons, there you cannot say that all the four quantum numbers like n, l, m and s, they are having the similar or the same values. Like if it is possessing 0, it should also 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ प्लस हाफ है तो यहाँ प्लस हाफ, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये चीज़ें तो हमारी सेम हो सकती हैं, लेकिन जो एस है वो हमारा क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, इसीलिए ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यू हैव टू सी दैट electron, that is an electron in an atom that is present, it's been described by these sets of these four quantum numbers, but the three may be same, they are same, but the fourth is not at all same. We'll see how this has happened. So quantum number की definition जो दी रखी होती है वो होता है the number which designated and distinguish various atomic orbitals and electrons present in an atom are called quantum number. Now this is the definition. If somebody asks you the definition of quantum number, please learn this definition for quantum number. Now let's focus on it. Principal quantum number. Principal quantum number basically एक आपकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये याद रखना है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ये एक भैया ये बेसिकली देखा जाए तो इंटीजर ही है, जो ये इसकी रेंज शुरू होती है 1 से लेके टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1 से शुरू होगा और इन्फिनिटी से, 0 से कभी स्टार्ट मत करना, होल नंबर नहीं है ये, ठीक है। अब हमें 1 से मत स्टार्ट करना, सॉरी 0 से मत स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ये इसके लिए हम रिलेट अप करते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान दे के चलना है। सपोज़ करो जो भी आपकी वैल्यू होगी n की, वो क्या रहेगी, 1 2 3 4 5। ये बेसिकली ये आपको बताता है, देखो मिनिमम लिमिट तो 1 है और मैक्सिमम लिमिट इसकी इन्फिनिटी है, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें बताता है, इससे ये फ़ायदा हो जाता है प्रिंसिपल क्वांटम। देखो ये नंबर जो पढ़ रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा ना इससे। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको 3 बातें पता चलती हैं किसी भी ऑर्बिटल के बारे में या किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जब वो किसी एटम में प्रेजेंट है। तो एक तो आपको प्रिंसिपल शेल के बारे में पता चलता है। प्रिंसिपल शेल हो गया मतलब किस ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रिंसिपल शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ठीक है। अगर हमने कहा n = 1, तो यानी अगर आपको याद हो अपना एटम का स्ट्रक्चर, तो हम लोग ये करते थे ना कि l m, इसको नंबर्स में लिखते थे 1 2 3। तो n = 1 ये कौन से किस ऑर्बिट में आएगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, है ना। 1 तो के लिए 1 यूज़ करते, तो इससे हमें ये पता, पहली बात हमें ये पता चली कि ये इसका प्रिंसिपल शेल क्या है, 1 है। अगर बाई चांस 2 होता तो पता होता है कौन से शेल में प्रेजेंट है, सेकेंड में। अब नेक्स्ट बात हमें पता चलती है एनर्जी ऑफ द प्रिंसिपल शेल। एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, अगर हमने याद करा हो कि हमने एनर्जीज ऑफ शेल्स के लिए पहले वीडियोस में देखे हैं, तो यहाँ जब बोर्ड्स का आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे बोर्ड्स मॉडल में, तब ये सब फॉर्मूले गिवन थे। तब आपको ये फॉर्मूला आपको लिखना है, आपको देखना है कि कैसे आप जैसे आप वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, तो आप यहाँ पे आराम से अपना वैल्यू लिख सकते हो n की, और आराम से अपनी एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट होता है कि आप एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल शेल की एनर्जी निकाल सकते। फॉर्मूला रखना, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ n चेंज होती रहेगी भाई, जैसा 1 लिखना है 2 लिखना है, वो डिपेंड करेगा तुम क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एट द एंड आप ये याद रखेंगे कि इस तरह की हमें यूनिट पे ध्यान देना है, क्या आना है। फिर तीसरी बात होती है रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द प्रिंसिपल शेल। इसका भी वही है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आप बस अपना लिख लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका, आप इस फॉर्मूले से आराम से अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है, और आप आराम से अपना निकालिए। ये सब हम बोर्ड में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैंने वर्ड लिखा हुआ है पर आप लगा लीजिएगा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ये जो ये होती है, ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम L से, इसका नोटेशन है, और ये डिपेंड करती है n पर। n की वैल्यू नहीं पता होगी तो ये नहीं निकल पाएगी, ठीक है। इसकी इस वैल्यू
इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है ना, एन मत समझना, ये बेसिकली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, मैं क्यू एन लिख रही हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। अब कैसे, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो ये भी कोई भी आपकी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू से रिलेट अप करेगी, ज़ीरो एन एन माइनस वन, एन जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, ठीक। तो जैसे कोई भी, आपको इसको भी ध्यान देना है, ज़ीरो इसको इस तरह से समझो, अगर n की वैल्यू तुम्हारी 1 आती है, तो l की वैल्यू हो जाएगी आपकी n माइनस वन, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी वैल्यू है, यानी l की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ये होता है तरीका इसका कैलकुलेशन करने का। अब यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, ये भी तुम्हें कुछ कुछ हेल्प करेगा। पहली चीज़ हेल्प करेगा सबशेल्स, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स लाइस, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है सबशेल क्या होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, कुछ बातें ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ एल अगर आपको पास है, जैसे 0 आई, भाई पहली तो वैल्यू 0 ही आ रही है ना, अगर एन इजिकल्स टू 1 है, 0 1 2 3, ठीक। तो सबशेल्स बेसिकली देखो ये आगे है हमारे कोर्स में, लेकिन हम तुम्हें यहीं से बता दे रहे हैं। सबशेल्स जो हमारे कोर्स में होता है वो होता है SPDF होता है, ये सबशेल्स है हमारे, ठीक है। तो सबशेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन लाइज, 0 अगर है तो समझना S सबशेल में है, 1 है तो यानी P सबशेल में है, 2 आ रही है वैल्यू यानी D सबशेल में, 3 आ रही है तो यानी F सबशेल में आएगी आपकी, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना है, इनको लेटर्स से रिलेट करते हैं SPDF से, और ये इनका ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो L की वैल्यू आई है 0 तो समझ लेना कौन सा सबशेल उसमें आएगा, S। 1 अगर आ रही है वैल्यू तो यानी P आएगा, 2 आ रहा है तो D आएगा, 3 आ रहा है तो F आ रहा है। अब नीचे दूसरी चीज़ आती है नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल शेल, मतलब एक प्रिंसिपल शेल अगर आपके पास दिया रखा है तो कितना आएगा, ठीक है। अब आपको ये समझना है प्रिंसिपल शेल आपका वही है ना, या तो आप इसको कर लीजिए KLMN, और अगर इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें, तो K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, इसके लिए 4 है ना, ये यूज़ करते हैं। अब वैल्यू ऑफ L, अभी आपने देखा इसका 0 है, अब इसको समझना है, आपने ये चीज़ देखी है, ठीक है, यही चीज़ आपने देखी थी, पीछे निकाली थी वैल्यू। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे होगा ना। नंबर ऑफ, देखो सबशेल वाली बात हम कह रहे थे वैल्यू, अब तुम्हें ये देखो, ये तुमने सीखा था 0 1 2 3, लेकिन ये इनकम्प्लीट है एक्चुअली। देखो K है ना, अगर आप देखो, अगर एक स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, ये पहला शेल है K, अब ये दूसरा L है, L ऐसे तो नहीं आएगा, L से पहले क्या आएगा, K भी आएगा, तब L आएगा, है ना। अगर ये M है तो M अकेला तो नहीं आएगा, उससे पहले जो और भी हैं उनके K L M तो वो भी आएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम क्या है, इन सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये 0 है, चलो ये 0 ही रहेगा, नो इश्यूज़ अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, अगर आपका आ रही है वैल्यू तो इससे पहले वाला भी आएगा ना, K भी तो आएगा, ये देखो, तो 0 की वैल्यू भी आई। अब यहाँ 2 आ रहा है, जैसे यहाँ 2 तुमने इसके लिए देखी वैल्यू, तो इसके पहले वाले भी तो कंट्रीब्यूट करोगे कि हम हवा में आ जाएगा, तो 0 1, ऐसी 0 1 2 3। अब यहाँ कौन कौन आ गया, 0 की वजह से S आ रहा था, यहाँ 0 की वजह से S आ रहा है, 1 की वजह से हमने P देखा था, 2 की वजह से हमने D देखा था, लेकिन पहले भी नंबर है ना, तो ये SPD, ये भी देखो SPD, 3 के लिए हमने F देखा था तो F लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ़ शेल्स काउंट करो, यहाँ काउंट करो कितने शेल आ रहे हैं यहाँ, 1, इस वाले किस में कितने आ रहे हैं, 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। काउंटिंग समझ में आ रही है कैसे काउंट कर रहे हैं हम, ये ऐसे कर लेना, मैं इसीलिए तुम मत बनाना, सही बनाओगे टेबल तो एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस टेबल इज़ क्लियर टू यू ऑल, सो आई थिंक नो प्रॉब्लम ऑफ इट। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। सपोज इफ़ आई गिव यू एनी वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 3, है ना, हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखें, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें कितनी दी रखी है, 3 दी रखी है। अब हमने L क्या निकाला, n-1 निकाला,
यानी 3 माइनस 1 कितना था हम। तो आई हैव डन फॉर यू ऑल एंड यू कैन सी दैट हाउ यू आर गेटिंग द वैल्यूज़ है ना। एल आपने कैसे 2 निकाला, एन इज इक्वल्स टू 3 है तो एल इज इक्वल्स 2 है, लेकिन 2 से पहले भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं 0 और 1, ठीक है, उसको भी आपको लेके चलना है। अब देखो n इज इक्वल्स टू 3 आपने लिया तो l इज इक्वल्स टू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अब ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो 3 वैल्यूज़ हैं वो आपको लेनी है। l के लिए हमने s लिखा था, 1 के लिए हमने मतलब 0 के लिए हमने s लिखा था, 1 के लिए p लिखा था, 2 के लिए हमने d, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो आपने 3 लगा दिया। ऐसे ही आप n जैसे टीचर आपको दे n इज इक्वल्स टू 4 तो l की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 0 1 यहाँ 2 भी निकलेगी और 3 भी निकलेगी। अब आपको मालूम है 0 के लिए, अब आप यहाँ से कर सकते हैं क्या हो सकता है, ये 4s हो सकता है, 1 के लिए क्या हो सकता था 4p, 2 के लिए आपका 4d और 3 के लिए आपका क्या था 4f, मैंने 4f, तो ये आप सब निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये इजी हो जाता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। Now next point is shape of the subshell also you can easily calculate from the azimuthal number. Now the orbital angular momentum of the electron, this thing also you can easily calculate. There is a this azimuthal quantum number of L, we have got the value for the orbital angular momentum. अगर आपको azimuthal quantum number पता हो तो आप आराम से अपना ये कैपिटल L होता है, सॉरी ये है एच प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई अंडर रूट एल, ठीक है। तो आप आराम से अपना जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है निकाल सकते हैं। ये सब दिया रखा है, पूछा जाता है नहीं, लेकिन फिर भी याद करके जाइएगा आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के फ़ायदे। अब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और ये बेसिकली देखो बोर के में प्रॉब्लम्स आई थी, जीमैन इफेक्ट्स वगैरह वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था ना मैग्नेटिक फील्ड में, अगर अप्लाई करते थे हम तो वो जीमैन इफेक्ट नहीं पार्टिकल्स जो होते थे वो शो करते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वांटम नंबर से बेसिकली हम हेल्प होती है कि आप है ना इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू आप जीमेंस इफेक्ट्स को आराम से कर सकते हैं। जीमैन इफेक्ट्स याद हो रहा होगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम लाइंस देती थी, तो वो बोर नहीं समझा पाए थे। तो वो चीज़ है ना जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसके थ्रू हम ये जीमेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है देखो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर इसका हम एक वो देखें कि अगर n की वैल्यू आपको पता होगी तो आप उससे l की वैल्यू निकाल लेंगे, l की वैल्यू आपको पता होगी तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू आपको पता होगी तो आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, ये सब इंटर रिलेटेड है। ये थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ये तीनों तो बिल्कुल ही इंटर है। ये पता है, इसी से हमने l निकाला, अब l को पता होने के बाद हम m निकालेंगे। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमें ना ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये कैसे निकलेगी, जो भी वैल्यू आपकी l की होगी वो -l टू +l होता है, ठीक है। यानी l की वैल्यू सपोज़ करो हमने n बराबर 1 करा था, l बराबर हमारा 0 आया था, तो m की वैल्यू देखो 0 एक नेगेटिव, ये ना इस पर नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ना हम ये लगाएंगे इसमें कि -0 लगा दें +0 लगा, 0 मीन्स 0, तो ये 0 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दे के चलिए, मैंने 2 इसीलिए लिखा क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दोनों की वैल्यू आएंगी ना। अब जैसे n इज इक्वल्स टू 2 है तो l की वैल्यू आपने निकाली थी 1, 0 को भी कंट्रीब्यूट करेंगे अगर इसको लेके चल रहे हैं। तो m की वैल्यू जब l की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी, माइनस से लेके पॉजिटिव, यानी ये +1 भी रहेगा, 0 भी रहेगा और -1 भी रहेगा, 0 भी रहेगा और +1 भी रहेगा, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। लेट्स फोकस 1 बाय 1, देन वी विल हैव एन आइडिया ऑफ इट। थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स को। आपने देखा था इसमें सबशेल्स sp df आ रहे थे। s जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, उसकी वो सब डिवाइडेड नहीं होता है। p के केस में 3 होते हैं, px py pz, ये इसके सब ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल्स हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स हैं sp df। जो फर्दर अगर आप देखें ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होंगे सब ऑर्बिटल्स, या इनसे अच्छा इनका नाम सबशेल्स बोला जाए, ठीक है। तो ये जो p जो है वो बेसिकली 3 सबशेल्स में डिवाइडेड है, px py pz। अब d की बात अगर हम देखें तो ये 5 में डिवाइडेड होता है और इसका होता है dxz dxy dyz
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, एफ में बेसिकली होते तो आपके जैसे यहाँ 3, यहाँ 1 दिखा, यहाँ आपको 3 दिखा, यहाँ आपको 5 दिखा, एफ में 7 होते हैं, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, 7 फोल्ड डी जनरेटेड होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं। ये इनको कोई लेबलिंग साइंटिस्ट ने नहीं दे पाए, ठीक है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। डिफरेंट सबशेल्स, हाउ दीज वैल्यूज़ कैन बी कैलकुलेटेड। लेट्स फोकस ऑन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स वैल्यूज़। ठीक है, अब जैसे एस के लिए आपने देखा एन की वैल्यू 1 थी, है ना, मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप परेशान ना हो। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1 होती है तो 0 आ गया। एम की वैल्यू क्या हुई भाई, जो एल की वैल्यू वही रहेगी, यहाँ पे 0। यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं आप, एक ही ऑर्बिटल। देखो एस सबशेल जो होता है उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल होगा, राउंड शेप का होता है वो, ठीक। और ये इसकी वैल्यू जो होती है आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। देखो एम की वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें 0 आ रही है। बेसिकली इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की है, लेकिन हम अभी यही बता रहे हैं आपको, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, क्या क्या आई है हम एक टेबलर फॉर्म में भी देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि हमने क्या बताया आपको। अगर यहीं पे मैं n = 2 कर दूँ तो l की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, और m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी भैया, +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी। ये 2 के लिए है ना, तो ये कंडीशन फ़र्क है। यहाँ पे आप p सबशेल की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 2 अगर वैल्यू, तो इसमें भी l की वैल्यू आपको एक बार 0 लेके चलनी है, m की वैल्यू 0 लेके चलनी है, जो s सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कौन सा, 2s को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमने पढ़ा है। और यहाँ पे क्या हम शो कर रहे हैं, 1s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब हमने देखते हैं p सबशेल को, इसको हम एक टैबलर फॉर्म में भी देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अब p सबशेल है, ये पीछे देख चुके हो तुम, इसमें px, py, pz 3 आते हैं। अब कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स टोटल हम बाद में देखेंगे, पहले इसके p सबशेल में ये आपकी कंडीशन आई। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो n = 2 लोगे तो l = 1 की बात कर रहे हैं हम, 0 वाली बात नहीं कर रहे, 0 वाली तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये 2s की कंडीशन, हम ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +1 भी आ गई, 0 भी आ गया और -1 भी आ गई। ये सब चीज़ें हो गई है ना भाई, एक px को रिप्रेजेंट कर लेगा, एक py को रिप्रेजेंट कर लेगा, एक pz को रिप्रेजेंट कर लेगा, कोई इशू तो नहीं है किसी को। तो यहाँ पे क्या है, 2p है, 2p सबशेल आपका आ रहा है, ठीक। अब हमने आगे बढ़े, ठीक। ये देखो, ये जो मैंने नाम लिखे ना, px, py, pz, ये बेसिकली डिज़ाइन होते हैं कि किस इनका ओरिएंटेशन का है, मतलब p ऑर्बिटल जो है किस एक्सिस में लाई कर रहा है, ये x एक्सिस में लाई कर रहा है, ये y एक्सिस में लाई करेगा, ये z एक्सिस, इसीलिए ये नाम आया, ठीक है। तो 3p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरह से आपको डिवाइडेड हो गए। ये डिपेंड करेगा कि आप किस एक्सिस में इनका ओरिएंटेशन है, कहाँ लाई कर रहा है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, x y z क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये x y z जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना, जो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे वो चीज़ें हैं। क्लियर हो रही है, तो कोई डाउट तो नहीं है। जैसे px को बहुत लोग जो है p+1 भी लिख देते हैं, ये p0 लिख देते हैं, p-1 भी, पर हम इनको नहीं करेंगे, हम इन्हीं तीनों पे फोकस करेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट ए बिग इशू। नाउ लेट्स कम टू द d सबशेल्स। अब ये हुआ n = 3, पीछे देख के आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमने पीछे समझाया तो उसी से इंटर रिलेटेड है। n = 3 तो l बराबर आपका 2, वही ना, n-1 से आप 2 निकाल लेंगे, तो m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी काफ़ी वैल्यू हो जाएगी, 2 + 2 + 1 0 -1 एंड -2, ठीक है। ये आपकी कंडीशन आ जाएगी कि आप कैसे इनको 1 और 2 के फॉर्म में ले सकते हैं। कोई डाउट्स? अब d की भी याद हो, अगर मैं तुम्हें बताया होगा, d में जो d सबशेल्स थे 5d ऑर्बिटल्स थे, कौन कौन से थे, dxy था, dxz था, dxy था, dyz था, dx² - y² था और dz²। ये भी देखो बेटा डिपेंड करेगा कि कौन से एक्सिस में है, ठीक है। इसमें से जो ये 3 होते हैं, ये फर्स्ट 3, ये प्लेनर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ठीक। और ये जो 2 जो होते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इनको 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको 5
फोल्ड डीजेनरेट कहेंगे, पीछे वाले में 3 फोल्ड डीजेनरेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या है m+2, ये किस किस की वैल्यूज़ किस किस से रिलेटेड है। 5 है ऑर्बिटल्स आपके आए, तो ये पाँचों ही आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब f की बात करें, f सबशेल तो फर्दर डिवाइडेड होता ही नहीं है, लेकिन आप n=4 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, l बराबर इसकी 3 आ जाएगी, m की वैल्यू वही आ जाएगी आपकी, फिर 7 होते हैं ना इसमें, ये याद रखना 7 होते हैं f में, लेकिन इस तरह से डिवीजन नहीं होता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है इनका। +3 +2 +1 0 -1 -2 गिन लो चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 फोल्ड डीजेनरेट्स होते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप और डेफिनेशन होता है, तो पेपर में हम लोग बना नहीं पाते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा इनको लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे एक टेबल फॉर्म है जो आपको मैं समझाना चाहती हूँ। लेट्स फोकस ऑन दिस टेबल, ये आपकी बुक से ही मैंने लिया रखा है। देखो प्रिंसिपल शेल दिया रखा है, के वैल्यू दी रखी है के के लिए 1। अब एल की वैल्यू आपकी दी रखी है, एन की वैल्यू 1 है, तो एल की वैल्यू निकालना आता है ना, फॉर्मूला लिख लेना, n-1 है तो आपकी 0 आ जाएगी। ये परमिसिव वैल्यू ऑफ m 0 आ जाएगी। नंबर ऑफ सबशेल पीछे पढ़ा चुकी हूँ 1 आएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 आएंगे। ये मैं तुम्हें समझाऊंगी कैसे 1, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें आ गई है करनी। अब l=2 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो वैल्यू मैंने बताई थी ना, 1 तो आएगी, ये वैल्यू तो इसकी वजह से आएगी, लेकिन उसके पहले वाले को भी मैंने बताया था रखना पड़ता है 0 और 1, ठीक है। अब 0 के लिए तो 0 ही रहेगा और 1 के लिए +1 0 -1, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबशेल्स इसमें कितने आ गए आपके, 2 आ गए। इधर कितना हुआ 2s 2p, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए 4, 2 इसके रहे और 2 इसके रहे 4, ठीक है। अब m के लिए देख लो 3 वैल्यू है, 0 भी आएगा, ये तो शायद एक्चुअल में इसकी वैल्यू 3 से तुम्हारी वैल्यू 2 निकलेगी, लेकिन 0 1 को तो छोड़ सकते नहीं, तो जो पीछे की रिपीटेड वही लिख दो, ये 0 0, ठीक है। अब 3 के लिए मालूम है 3s 2p 3p 3d, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें, सारे और सब शेल्स आएंगे इसके। टोटल इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास, 9 हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में कंफ्यूज कभी मत करना, क्योंकि तुम फिर परेशान हो जाओगे कि कैसे ये 9 आ रहे हैं। अब 9 नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे गिनो, l में 1 कैसे आए, ये देखो m की वैल्यू 1 थी यहाँ, l के केस में, l के केस में देखो 4 कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ रही है m की, इसलिए 4। m के केस में 9 कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वैल्यू 9 आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब m की वैल्यू कैलकुलेट करके आप ऑर्बिटल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब शेल मैंने तुम्हें बेटा निकालना सिखा दिया, क्योंकि 3 की वैल्यू थी और ये वैल्यू जो है आपको 0 1 सब ले रहे हो ना, 0 1 3 ये सब ले रहे हो, तो इसके लिए वजह से s आया, इसके लिए वजह से p आया, इसकी वजह से d आया, क्योंकि आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 लगा हुआ है, इसीलिए 3s 3p और 3d। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया है तुम्हें, तुम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, तो क्वेश्चन में ये इनडायरेक्ट आता है कि पूछा जाएगा अगर वैल्यू 3 है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपको पता है 9 है, कितने सबशेल्स होंगे तो आपको पता है कि 3s 3p 3d, बाकी वैल्यू तो आप निकाल लोगे, आप स्मार्ट हो, ठीक है। अब n बराबर 4, ये भी कोई क्लियर है सब चीज़, ये n=4 आएगा इसका, तो ये मालूम है ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 आएगी, लेकिन पीछे वालों को नहीं छोड़ेंगे, 0 1 2 ये सब अब निकालना आ ही गया है, इसके में आपको मालूम है प्लस माइनस पे चलता है। अब 4 है, 0 के लिए s आ गया, 1 के लिए 4p आ गया, 2 के लिए d आ गया, 3 के लिए आगे 4 लगा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 4 लगा देना। अब 16 कैसे है, अभी सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, तो 16 वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। नाउ दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। ये स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये अकाउंट करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉक, दो ही तरीके होते हैं उसके। तो दूसरी चीज़ क्या है कि भाई एक्सिस में, क्योंकि तुम्हें ही मालूम है कि इलेक्ट्रॉन है वो किसी, देखो इलेक्ट्रॉन्स की कहानी होती है, एक तो वो अपने एक्सिस में मूव करता है और एक जो है वो, ये भी ध्यान दीजिए, रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों होती है। सोलर सिस्टम पढ़ा है ना, तो रोटेशन रेवोल्यूशन, तो खाली यही नहीं कि वो रोटेशन ही कर रहा है, वो रेवोल्यूशन भी करता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो स्पिन क्वांटम नंबर पे फोकस करना है, रेवोल्यूशन पे नहीं करना है, रोटेशन पे करना है, कि वो अपने एक्सिस पर वो कैसे मूव कर रहा है। उसी चीज़ को तो स्पिन कहेंगे। ये पेन है, ये ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है, ये क्या हो रहा है इसका, स्पिनिंग,
जो अपनी जगह में खड़े होकर यूँ गोल गोल घूम रहा है स्पिन। अब ये क्लॉकवाइज मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, ये चीज़ होती है ना। तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ा देखना है कि कैसे मूव कर रहा है इट्स ओन एक्सिस में। तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों ही होता है, लेकिन रेवोल्यूशन पे नहीं फोकस करेंगे, हम रोटेशन पे देखेंगे कि अपने एक्सिस में कैसे रोटेट कर रहा है। ठीक है। एक्चुअली देखो स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रॉडिंगर्स ने तीनों वैल्यूज़ तो जो पीछे की थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 वैल्यूज़ थी ना, 3 वैल्यूज़ स्क्रॉडिंगर ने दी थी। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो थी वो स्क्रॉडिंगर ने नहीं दी गई, ये बाद में निकाली गई है। और ये जो बेसिकली मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एटम थी उसके थ्रू ये लेटर ऑन इंट्रोड्यूस करा था, जब पूरी तरह से हमने जानकारी कर ली थी इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बारे में, तब ये जनरेट करा गया था। ठीक है, ये इजी होता है। स्पिन क्वांटम नंबर में 2 ही वैल्यू होती हैं, एक आपकी +½ होती है और दूसरी होती है -½ +½ वैल्यू होती है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, है ना। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का स्पिन देख रहे हैं ना, तो वही चीज़ें उससे रिलेट अप करते हैं। तो इसमें देखो एरोज भी होते हैं, ऐसे और ऐसे। अगर ये एरो जो है ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल एरो है ना, ऊपर की तरफ है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट, और नीचे एंटी क्लॉक। तभी तो कहते हैं ऑर्बिटल में जब भी हम लोग भरते हैं ऐसे चलाते हैं, यानी पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, अब चलो एक ही वैल्यूज़ को देखते हैं, और इसकी डिटेलिंग हम एक न्यूमेरिकल्स में हम लोग अच्छी तरह से एक अलग एग्जाम्पल वीडियो बना के उसमें देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको देख लें अगर चाहते हो तो सपोज़ करो तुम्हें कोई वैल्यू अगर टीचर ने तुम्हें दी रखी है, जैसे n = 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ तुम्हें मालूम है l की वैल्यू क्या है, 0 है, निकालनी आती है। m की वैल्यू क्या है, 0। भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है उसकी भी n = 0 है, l = 0 है और m = 0। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये तो ऑर्बिट मैंने बनाया रखा है, अगर सपोज करो ये ऑर्बिटल रिलेट कर रहे हैं, तो एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो +½ और दूसरा s के केस में +½ और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो 3 वैल्यू स्टार्टिंग जो हमने करी थी क्वांटम नंबर में, 3 वैल्यू सेम होती है, लेकिन एक फ़र्क आ जाती है। तो देखो 3 वैल्यू सेम है, लेकिन हमारी जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फ़र्क आ रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से मूव कर रहा है। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है और इससे करना है। ठीक है, तो फोकस ऑन इट, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेफिनेशन भी आती हैं, 2 ही चीज़ इसमें पूछी जाएगी, या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी या इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपकी बुक्स में बहुत से दिए रखे हैं, जो मैंने आपको टेबल फॉर्म में दिया था, तो उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लेंगे तुमको। अगर वैल्यू पूछी, सपोज करो तुमको कह दिया जाए बेटा n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, अब बताइए कि इस क्वांटम नंबर को आप डिस्क्राइब करिए, ये SPDF में किस में पाया जाएगा, है ना। तुम्हें मालूम है n = 1 है और l की वैल्यू 0 निकल रही है, तो ये s ऑर्बिटल में वो भी कौन सा 1s में आएगा। ये भैया ज़रूर लिख देना कि 1s, ये मैंने सिखाया है तुम लोगों को कई बार। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़ मत करना। जैसे n = 4 है, l = 3 है, अब 4 है, 3 की वैल्यू, अब तुम्हें याद, इससे पहले 0 1 2 3 आ रहा है, ये s के लिए था, ये p के लिए था, ये d के लिए था, f है, तो 3 की वैल्यू किस पे आ रही है, आपकी f आ रही है ना, तो f आ रही है, लेकिन 4 लगा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये देखो n से बहुत आसान हो जाता है, लेकिन खाली अगर l और इसके केस में देखें तो थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन n की वैल्यू से आप आराम से अपना रिलेट अप कर सकते। तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर आप लोग को बोला जाए तो आप आराम से ये वैल्यू अगर टीचर दी रखी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कब इसको 1s में डालोगे, कब 4f में डालोगे। तो ये भी एक न्यूमेरिकल होता है, एक तो डेफिनेशन आई, दूसरा ये न्यूमेरिकल आया, तीसरा आपको बोल दिया जाए n की वैल्यू 3 है, तो बेटा बताइए कि इसके सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल और सब मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर आप लोग लिखिए। तो ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये बहुत पूछा जाता है। सो प्लीज़ फोकस ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट ऑल्सो।